Assalamualaikum students, this is going to be our lecture 5। हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस को स्टडी किया था। ठीक है, आई होप सो आपने उन तमाम ब्रांचेस को थॉरोली देख लिया होगा। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात आपने उनको लिख कर देखा होगा, क्योंकि वो ब्रांचेस जो हैं वो कंफ्यूज कर देती हैं, मतलब मिक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपको ये डेफिनेशंस प्रॉपरली याद हों, वरना ये पूरा सेशन आपको जो है वो तंग करेंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्टार्ट होने वाला न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। मतलब कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ रिलेशन कैसा है। दूसरे साइंसेस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स। इनके साथ बायोलॉजी का रिलेशन किस तरह का है कि जब भी बायोलॉजी किसी दूसरी साइंस के साथ कोलैबोरेशन करेगी तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, जिस तरह से हमारे डिफरेंट स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ आपस में एक दूसरे के साथ कोलैब करते हैं, तो दो तरह के कंटेंट हमें मिक्स होते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से जब हम बायोलॉजी और लेट्स से केमिस्ट्री, हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हम देखेंगे कि एक नई चीज़ जो है वो हमारे सामने उजागर होती है। हम देखेंगे कि हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या स्टडी करते हैं और किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है इस रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी के अंदर, वो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस। आप जरा नोट करो, मैंने इन दोनों वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको ये चीज़ जो है ना प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगी। जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ खाने के बाद, हज़म होने के बाद एक जो हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी केमिकल रिएक्शंस की वजह से मिलती है। मतलब जब खाना हमारे पेट के अंदर गया, हमारे पेट के अंदर खाना जाने के बाद जो हज़म होता है ना मैदे के अंदर, वो खाना टूटता है और टूटने के बाद रिएक्शंस होते हैं और रिएक्शंस के बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम यही स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, जानदारों की बॉडी के अंदर जितने भी किस्म के केमिकल रिएक्शंस हैं, हम उन सबको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो नटशेल में हम कह सकते हैं कि तमाम जानदार जितने भी हैं, जानवर, पौधे, इंसान, इन सब के बॉडी के अंदर होने वाले तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस किसके अंदर स्टडी किए जाते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, so biochemistry is the study of structure and reactions of different chemical substances present in living organisms। ठीक है, बस ये इतनी सी डेफिनेशन है, आपने इसको जो है वो समझना है और इसको अंडरस्टैंड करना है, एंड दैट्स ऑल। समझना, अंडरस्टैंड करना एक ही बात है, याद करना है। ठीक है, ओके। बायोकेमिस्ट्री के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आती है टॉपिक, वो है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स मतलब जब फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों मिलते हैं, कोलैब करते हैं, तब हमारे पास क्या होता है। अच्छा, अब देखो बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, हम स्टडी करते हैं लाइफ को, जिंदगी को, चाहे वो जिंदगी जानवरों की हो, पौधों की हो, इंसानों की हो, किसी भी जानदार की जिंदगी को स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और फिजिक्स के अंदर क्या होता है, फिजिक्स के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, मूवमेंट्स के असूल होते हैं। ठीक है, कि कौन सी चीज़ किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट करो, हमारा जो दिल है वो पूरी बॉडी के अंदर खून को पंप करता है। अब ये तो हमें पता है कि वो पूरी बॉडी में खून को पंप करता है कॉन्ट्रैक्शंस के जरिए, जैसे वो सिकुड़ता है तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड चला जाता है, ये हमें पता है। लेकिन वो जिस तरह से सिकुड़ता है वो असूल एग्जैक्टली फिजिक्स के अकॉर्डिंग है। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो मेरी एल्बो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव हो सकती है, राइट, इस तरह से। लेकिन जो मेरे घुटने हैं या जो मेरे शोल्डर हैं, ये तमाम डायरेक्शंस में मैं इनको मूव कर सकता हूँ। तो ये भी फिजिक्स है। फिजिक्स हमें क्या बताती है, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के काम करने का तरीका, उसके प्रिंसिपल्स, उसके रूल्स, उसके असूल। तो बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जब बायोलॉजी और फिजिक्स मिक्स होती हैं, इनका कोलैब होता है, तब इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। बायोफिजिक्स के हम अंदर क्या देखते हैं, फिजिक्स के असूल पढ़ते हैं विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। मतलब वो तमाम असूल जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन से हो सकते हैं, मैंने आपको अभी इसकी एग्जांपल दी। हमारे जो दिल का धड़कना है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक अमल। कौन सा अमल है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब वो हमारा दिल किस तरह से पूरे जिस्म में खून धकेलता है, पुश करता है, वो किस असूल पे काम करता है? फिजिक्स के असूलों पर।
तो हम इसको कह सकते हैं कि बायोफिजिक्स के अंदर हम फिजिक्स के असूल पढ़ते हैं, ऐसे असूल जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर काम आते हैं। आई होप दैट्स क्लियर। इसके अंदर भी जो की वर्ड है वो मैंने अंडरलाइन हाईलाइट कर दिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है, ब्रांच कह लो या फील्ड कह लो, हमारे पास है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। देखो, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर आप बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेस को मिक्स कर देते हो। ठीक है, आप इमेजिन करो कि जब भी हम अपनी हार्ट बीट चेक करवाते हैं, दिल की धड़कन या ब्लड प्रेशर, अब तो हमारे पास मॉडर्न डिवाइसेस आ गई हैं ना, मोबाइल से भी हो जाता है ये सब काम, और हाथों के ऊपर एक डिजिटल वॉच आती है, उसी से पता चल जाता है कि हमारे दिल की धड़कन कितनी है, हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ये सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन ये पता कैसे चलता है? इसके पीछे कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस क्या करती है, हमारी जो बायोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं उसको मिक्स कर देती है टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे हमारे लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डीएनए टेस्ट जो हैं, दो पर्सन्स के डीएनए टेस्ट जब हम करवाते हैं और वो कहते हैं कि दोनों डीएनए टेस्ट सेम है, तो कैसे पता चलता है? डीएनए तो इतना छोटा होता है और उसकी डिटेल इतनी ज़्यादा बारीक होती है कि इंसानी आंख जो है वो उसको देख ही नहीं सकती। अगर हम माइक्रोस्कोप के साथ भी दोनों को कंपेयर करने लगेंगे तो हज़ारों घंटे लग जाएंगे हमें। तो ये कंपैरिजन होता किस तरह से है? इसके अंदर भी हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर साइंस, जो कि हमारा काम चुटकियों में ख़त्म कर देता है। हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप कौन सा है, हमें फ़ौरन से पता चल जाता है डीएनए के रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं कंप्यूटर साइंसेस को। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम और देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। In computational biology, scientists use mathematical models. मैथमेटिकल मॉडल्स मतलब ऐसे मॉडल्स जो कि मैथ्स के अंदर यूज़ होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ। जो हमारी बॉडी के अंदर गुर्दे के अंदर अक्सर लोगों को पथरी होती है ना, डॉक्टर्स उस पथरी को ख़त्म करते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स इस्तेमाल करके। ठीक है, हम इसकी डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स जब मिक्स होते हैं तो करिश्मा करिश्मा क्या कह सकते हैं, उसमें करिश्मे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एक ही चीज़ का रिपीट होना, मतलब कि किसी सीक्वेंस का बनना। ठीक है, एल्गोरिदम की एग्जांपल आपको मैं इस तरह से भी दे सकता हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि आप अपनी यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक, इंस्टाग्राम जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर आप जिस तरह का कंटेंट देखते हो, जिस तरह की वीडियोस को देखते हो, जिस तरह की वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो, उस तरह की वीडियोस आपके पास बहुत ज़्यादा आती हैं। इसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। कि मतलब जो मोबाइल है, जो आपका अकाउंट है, वो इस चीज़ को याद रख रहा है कि इस बंदे को किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। एल्गोरिदम। ओके, एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस। कंप्यूटर सिमुलेशंस के अंदर क्या आ जाता है? ऐसी कैलकुलेशंस जो बहुत बड़ी हैं वो चुटकियों में कर देता है कंप्यूटर। जिस तरह से डीएनए स्टडीज जो है, दो बंदों की स्टडी हो या 200 बंदों की स्टडीज, आप सारे का सारा डाटा कंप्यूटर को दो, कंप्यूटर बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स बता देता है कि किसका रिजल्ट किसके साथ मैच हो रहा है, किसके साथ मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें किसकी वजह से मुमकिन होती हैं? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ठीक है, ओके, दोबारा से पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को। In computational biology, scientists use mathematical models, algorithms, and computer simulations to understand biological systems and relationships. अब देखो, ये सारा कुछ करते क्यों हैं बायोलॉजिस्ट? बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए और उनके रिलेशनशिप्स को समझने के लिए। ठीक है, दो काम करने के लिए हम ये सारा काम करते हैं। ओके, मेरे पास यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम है, लाइक एल्गोरिदम क्या है, मैथमेटिकल मॉडल क्या है, कंप्यूटर सिमुलेशंस क्या है, मैंने आपको वर्बली बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यहाँ पे पेस्ट किया था। ठीक है, एक दफ़ा यहाँ से देख भी लेते हैं। एल्गोरिथम्स क्या है? ट्रांसलेट मॉडल्स इनटू स्टेप वाइज कंप्यूटेशनल मेथड्स। लाइक जिस तरह से एआई करता है, हमें बताता है कि पहले ये काम करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर्मुलेट इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग बायोलॉजिकल सिस्टम्स। इक्वेशंस को ड्रॉ करना। ठीक है, इक्वेशंस के साथ हमें आंसर्स जो हैं वो बहुत जल्दी पता चल जाते हैं, हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है, प्रिसाइज, बिल्कुल सही। तो उसके अंदर हमारी मैथमेटिक्स हेल्प करता है। और उसके बाद आता है कंप्यूटर सिमुलेशंस।
रन मॉडल्स टू एक्सप्लोर सिस्टम बिहेवियर एंड प्रिडिक्शंस। वही बात है जो मैंने आपसे कही है, डीएनए रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये जो 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास, आपने इनको याद नहीं करना, लेकिन आपको पता हो कि भाई ये 3 वर्ड्स होते कौन से हैं। कौन कौन से 3 वर्ड्स? मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम, कंप्यूटर सिमुलेशंस, ठीक है। सबसे पहले था एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होता है? मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर इक्वेशंस आ जाती हैं, हमारी इक्वेशंस, ठीक है, मैथ्स के अंदर। और होता क्या है? वैसे तो बहुत कुछ होता है। उसके अलावा हमारे पास लास्ट कौन सा था? कंप्यूटर सिमुलेशंस। ये 3 की वर्ड्स हैं, आपने याद रखना है। और बायोलॉजिस्ट इन 3 वर्ड्स को या इन 3 तरीकों को इस्तेमाल क्यों करते हैं? टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है। टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स। मैंने अक्सर देखा है जब भी मैं कहता हूँ कि ये कीवर्ड्स हैं तो मेरे स्टूडेंट्स उन कीवर्ड्स को याद कर लेते हैं, बाकी आगे वाला पीछे वाला सब कुछ भूल जाते हैं। वो कीवर्ड्स इसलिए कीवर्ड्स होते हैं कि उनके बगैर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो फजूल हैं। आपने डेफिनेशन को पूरा याद करना है। ये कुछ वो टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको समझ भी आ जाएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके लिए एक तो पहला चैप्टर है, उसके बाद जो है वो वर्ड्स कुछ नए हैं, कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो आपको शुरू में प्रॉब्लम होगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे आपका ब्रेन इसका आदी होता जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। इट्स द इजी वन, लिटरली। It deals with the study of distribution of living organisms in different geographical regions of the world. ये बहुत ईजी है। आप सोचो कि जो पेंगुइन्स होते हैं वो इंटार्कटिका के अंदर ही क्यों होते हैं, मतलब इतना जो ठंडा इलाका है सिर्फ उसी के अंदर क्यों पाए जाते हैं। जो कैंगरूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में ही क्यों हैं। और जो ऊंट हैं वो ज़्यादातर सहरा, रेगिस्तान, इस जैसी जगह पर क्यों पाए जाते हैं। इन सब क्वेश्चंस के आंसर को हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी के अंदर। मतलब कि हम देखते हैं कि किस जानदार की प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो किस तरह के माहौल में रहता है, और वो दुनिया के किस किस जगह में पाया जाता है। देखो, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी तकसीम, कि कौन सा जानदार दुनिया के किस हिस्से में रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स, मतलब कि डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स का क्या मतलब है? दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा, बिल्कुल ईजी है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तकसीम करना, जियोग्राफिकल रीजन मतलब ज़मीन का हिस्सा या ज़मीन का खित्ता। आप इसको जो है वो ऊपर अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हो। ये तमाम की तमाम डेफिनेशंस मैंने आपकी बुक से ली हैं, कोई वर्डिंग चेंज नहीं है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तमाम की तमाम मैंने वर्डिंग वही रखी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम बायोस्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स है आप इसको कंसिडर कर सकते हो आपके लेवल पर मैथ के बायो और मैथमेटिक्स मिल रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जब हम एडवांस लेवल्स के ऊपर जाते हैं, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल पर, तो स्टैटिस्टिक्स एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इन दोनों का कोलैबोरेशन होने वाला है, ठीक है। ओके, डेफिनेशन देखते हैं। इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर पढ़ोगे 9th क्लास के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, चैप्टर नंबर 12। उसके अंदर आपको पता चलेगा स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं। मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, एवरेज किस तरह से लिया जाता है, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो जब हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे ना मैथमेटिक्स का, तब ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि इस ब्रांच के अंदर या इस फील्ड के अंदर हम मैथमेटिक्स की प्रिंसिपल्स को समझते हैं। याद है जिस तरह से अभी हमने पढ़ा बायोफिजिक्स, उसके अंदर क्या था? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर ऐसा डाटा जो कि जानदारों से मुतल्लक हो, उसको एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है। एनालाइज का क्या मतलब है? एनालाइज करना, जांच पड़ताल करना, उनको स्टडी करना। और इंटरप्रेट का क्या मतलब है? उनको एक्सप्लेन करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना जो है ना ब्लड रखता हूँ, ब्लड निकालता हूँ, ठीक है, एक बॉटल के अंदर रखता हूँ, और उसी तरह से 10 अलग लोग भी जो है अपना ब्लड एक बॉटल के अंदर रखते हैं,
तो आपको क्या लगता है किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा ब्लड किस ग्रुप का है? ग्रुप्स होते हैं ना, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो सब बोतलों के अंदर खून है, सबका कलर रेड है, पता कैसे चलेगा भाई कि किस खून का क्या ब्लड ग्रुप है? तो यहाँ पर यूज़ होते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है? यहाँ पर यूज़ होते हैं हमारी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो बायोलॉजिकल डाटा होता है उसको एनालाइज किया जाता है, उसको जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब उसको स्टडी किया जाता है और उसको एक्सप्लेन किया जाता है। अब बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है तीन चीज़ों में। बायोलॉजिकल रिसर्च, जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, किसी भी जिंदा चीज़ पर, किसी भी जानदार पर, पौधे पर, ठीक है, उसके अंदर बायोस्टैटिस्टिक्स हमारे बहुत काम आता है। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर के अंदर क्या आ जाता है, हमारे पास मेडिसिन या कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जिनसे हमारा जो है वो फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर हमें चेक करना है। तो पहले के जो जो बहुत पुराने टूल्स हैं, ब्लड प्रेशर बहुत तरह से चेक हो सकता है, लेकिन बिल्कुल प्रिसाइज और एक्यूरेट तरीके से चेक करना सबसे ज़्यादा तो वही सही रहेगा ना, कि जिससे हमें पता चले कि भाई हमारा एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर इस वक्त क्या है। तो हेल्थ केयर के अंदर भी हमें क्या काम आती है, बायोस्टैटिस्टिक्स। एंड देन हमारे पास है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के अंदर भी मतलब जो आम पब्लिक है उसकी हेल्थ, उसके लिए भी हमें क्या हेल्प आउट करता है, बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है? तीन डायग्राम्स हैं, सेम चीज़ लिखी हुई है, बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के अंदर हम ये चीज़ें एनालाइज करते हैं कि भाई एक शहर के लोगों में जो है वो बीमारी की रेशो क्या रही है, लोग पिछले साल ज़्यादा बीमार हुए थे या इस साल ज़्यादा बीमार हुए हैं, ज़्यादा बीमार कौन हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, नौजवान हो रहे हैं या बूढ़े हो रहे हैं, खवातीन हो रही हैं या मर्द हो रहे हैं। इस तरह के जो कंपैरिजंस हैं, इस तरह की चीज़ों को कंपेयर करना, इस ये भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग वन, रियली इंटरेस्टिंग वन। जब बायो और टेक्नोलॉजी आपस में मिलती है तो क्या कुछ हो सकता है। देखिए, आपको पता है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर आई होप आपने भुट्टा का दरख्त देखा होगा, छली का दरख्त, दरख्त नहीं पौधा होता है वैसे वो। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि एक पौधे के ऊपर एक या मैक्सिमम दो छलियाँ उगती हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल है, कैजुअल है। लेकिन अगर हम चाइना को देखें तो चाइना के मुल्क के अंदर एक पौधे के ऊपर छः छः सात सात आठ आठ छलियाँ उगती हैं। ऐसा क्यों है? पौधा तो सेम है, उनका भी छली का दरख्त है, पौधा है, और हमारा भी वही है। हमारे दो क्यों हैं और उनके छः से सात क्यों हैं? ये क्यों डिफरेंस है? देखो, यहाँ पर आती है टेक्नोलॉजी। वो डीएनए के अंदर छेड़खानी कर रहे हैं, मतलब उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर आप डीएनए को कंट्रोल करना सीख लो तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। आप अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हो। जिस तरह से अक्सर जो है वो बहुत से ममालिक के अंदर खुराक पूरी नहीं होती, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी फसल को बढ़ा सकते हो, जिससे लोग जो हैं आपके मुल्क के अंदर भूख से नहीं मरेंगे, उनको भूख की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हाउ वंडरफुल इज दिस। और आपने अक्सर ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर हमारे यहाँ जो भुट्टे का कलर होता है, छल्ली का, स्किन से कलर का होता है। आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? आप अपनी छल्ली को कलरफुल भी बना सकते हो। हमारे यहाँ जो वो है तरबूज, वाटरमेलन, उसकी शेप बिल्कुल गोल ओवल सी होती है, लेकिन आप उसको स्क्वायर टाइप में भी बना सकते हो, आप उसको रेक्टेंगुलर टाइप के अंदर भी बना सकते हो, ठीक है? ये तमाम चीज़ें उस वक्त मुमकिन होती है जब आप उसके डीएनए के अंदर चेंजेस कर दो, ठीक है? हमारे यहाँ रोजेस किस कलर के होते हैं? रेड, वाइट, ब्लू। लेकिन आप रोजेस, रोज मतलब गुलाब, आप रोजेस के डीएनए के अंदर चेंज करके आप उसको कोई सा भी कलर दे सकते हो अपनी मर्जी का। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि जब बायोलॉजी टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है, ठीक है? आपने अक्सर ये वाली एग्जांपल काफ़ी कॉमन है, जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है ना, डायबिटीज़, उन लोगों को इंसुलिन लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर अब इंसुलिन पैदा नहीं हो रही, तो उनको बाहर से इंसुलिन लगानी पड़ती है अपनी बॉडी के अंदर। अब बाहर से इंसुलिन कहाँ से बन रही है? वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से है, ठीक है? साइंटिस्ट जो हैं वो एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं जो कि इंसुलिन को बनाता है, और फिर हम उस इंसुलिन को अपनी बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लाइक जस्ट इमेजिन हाउ फैसिनेटिंग दिस इज, कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है?
ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टडी होने वाली है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टडी है कि उसके अंदर आप डीएनए को चेंज किस तरह से करते हो। डीएनए का वर्ड आपको अभी नया लग रहा होगा, लेकिन हम बायोलॉजी के चैप्टर 6 के अंदर इसको बहुत डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि आपने इसको प्रीवियसली पढ़ा होगा क्लास 7 और 8 के अंदर। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आप अभी तक मेरे साथ रहो, ठीक है। डीएनए बायोटेक्नोलॉजीज को हम यहाँ से स्टडी भी कर लेते हैं, राइट। इट डील विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होता क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है या उनके किसी कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है, उनके किसी हिस्से का इस्तेमाल होता है टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम करते हैं क्या है, किसी जानदार का इस्तेमाल करते हैं, किसी जानदार का इस्तेमाल करते हैं या उसके किसी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अभी मैंने कहा कि इंसुलिन बनाने के लिए हम एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैक्टीरिया क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर यहाँ पे है टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, ताकि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें जो बेनिफिशियल हों, फायदेमंद हों। फायदेमंद किसके लिए, हमारे लिए, इंसानियत के लिए, ठीक है। हम फसल की पैदावार को क्यों बढ़ाना चाहते हैं, ताकि कोई भी इंसान भूखा ना रहे, ताकि महंगाई कम से कम हो, ठीक है। हम इंसुलिन क्यों बनाना चाहते हैं, ताकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को आराम मिल सके, सुकून मिल सके, वो अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकें, राइट। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए, ठीक है। टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स। अब वेरियस फील्ड्स के अंदर हेल्थ केयर आ गया, जिसके अंदर मैंने आपको इंसुलिन की एग्जांपल दी। एग्रीकल्चर आ गया, जिसके अंदर मैंने आपको फसल की पैदावार को बढ़ाने का प्लान दिया, ठीक है, आइडिया दिया, एग्जांपल दी। एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट मतलब कि माहौल को मैनेज करना, कि किस तरह से माहौल के अंदर हम पोल्यूशन को कम से कम कर सकते हैं, ठीक है, शोर को कम से कम कर सकते हैं। इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी हेल्प करती है। हमारे पास इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी एग्जांपल है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये आपकी बुक से एग्जाम्पल ली है मैंने। बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स यूज बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। जो शुगर के मरीज होते हैं उनकी हेल्प के लिए इंसुलिन तैयार की जाती है, किससे, बैक्टीरियाज से, ठीक है। बैक्टीरियाज के डीएनए के अंदर चेंजेस कर दिए जाते हैं, बैक्टीरिया को इस तरह से ट्रेन कर दिया जाता है कि वो इंसुलिन को पैदा करे, और फिर उसी इंसुलिन को हम इस्तेमाल करते हैं शुगर के मरीजों का इलाज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फील्ड जो है, जो बायोलॉजी के साथ जिसका लिंक है, वो है बायो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो 4 वर्ड्स है ना, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता क्या है। इमेजिन करो, आपके शहर के अंदर एक दरिया है या कोई बड़ी सी नदी है, दरिया है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत सारी। क्या हो कि एक दिन ऐसा आए या एक हफ्ते के अंदर कुछ लोग बहुत ज़्यादा फिशिंग करें कि वो तमाम की तमाम मछलियों को बाहर निकाल लें। मतलब मछलियाँ अंदर रिप्रोडक्शन के लिए बचें ही ना। अब जब सारी मछलियों को बाहर निकालेंगे तो अंदर कोई बचेंगी नहीं, नई मछलियाँ पैदा ही नहीं होंगी, तो सारे पानी के अंदर या दरिया के अंदर क्या होगा, मछलियों की पैदावारी खत्म हो जाएगी। तो जो हमने मछलियाँ बाहर निकाली हैं वो कभी ना कभी तो खत्म होंगी, या तो खाकर या बेचकर या खराब होकर। अब जब वो मछलियाँ खत्म हो जाएंगी और नदी के अंदर और मछलियाँ भी नहीं होंगी, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जब इंसानों को मछली चाहिए होगी और जब ज़रूरत होगी तब वो अवेलेबल ही नहीं होगी। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये हमें बताता है कि हम कितनी मछलियाँ इस दरिया से या नदी से निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, ये मैक्सिमम होगा। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर क्या होता है कि लोगों की ज़रूरियात का भी ख्याल रखा जाता है और उस पैदावार को भी देखा जाता है जो कि ज़रूरी है अगली नस्ल को बढ़ाने के लिए। या इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू का ये मतलब है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये ख्याल रखते हैं, वो अंदाज़ा लगाते हैं कि अगले साल हमें चावल कितना चाहिए, गंदम कितनी चाहिए, ठीक है, और गन्ना कितना चाहिए। तो इस सब का वो एस्टिमेट लगाकर फार्मर्स को बताते हैं कि हमें इतनी प्रोडक्शन करनी है, ताकि फार्मर्स ना ही तो उससे कम प्रोडक्शन करें ताकि हमारे मुल्क में किल्लत हो जाए, और ना ही ज़्यादा प्रोडक्शन करें ताकि किसी भी चीज़ का ज़िया हो। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप हर एक चीज़ की कॉस्ट को भी देखो कि कितना खर्चा आ रहा है और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है,
मुनाफा कितना है। यानी सोचो बायोलॉजी जो इंसानों की जो लाइफ को स्टडी करती है, अब वो दूसरी चीज़ें भी देख रही है, खर्चा, मुनाफा, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि आप ये कह सकते हो कि बायोलॉजी जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को टच करती है। ठीक है, बायोलॉजी के बगैर जो है वो आप कहीं पर भी सर्वाइव नहीं कर सकते, ये हर एक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। In bioeconomics, scientists calculate the cost and profit of biological projects. अब biological projects कौन से हैं? फसलों का उगाना, मछलियाँ पकड़ना, ठीक है, ये दोनों बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपको एग्जांपल दी। तो इन बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स की साइंटिस्ट्स जो हैं वो कॉस्ट भी निकालते हैं, प्रॉफिट भी निकालते हैं, और ये भी बताते हैं कि कितनी चीज़ इस्तेमाल होनी चाहिए, कितनी जो है हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए अगले साल के लिए। ठीक है, ये सब हम कहाँ, सॉरी, ये सब हम कहाँ पे पढ़ते हैं? बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसकी एग्जांपल है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। जो फसल की नई वेराइटी है उसकी प्रोडक्शन करना, पता करना है कि कितनी अमाउंट के अंदर हमने ये प्रोड्यूस करना है। ओके, लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों के लिए सारी चीज़ों को सम अप किया है। ठीक है, यहाँ पर भी इस डेफिनेशन के अंदर जो मेन की वर्ड्स हैं वो है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है हमारी, इसके अंदर क्या है, मैंने इन तमाम को सम अप किया है। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोजियोग्राफी, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्विक सा रिकैप करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने क्या देखा था? इंसानी जिस्म के अंदर या तमाम जानदारों के जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्टडी किया जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट था हमारे पास बायोफिजिक्स। इसके अंदर हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो कि जानदारों की लाइफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो जानदार अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं उन प्रिंसिपल्स को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट था कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसके अंदर हमारे पास 3 कीवर्ड्स थे। ठीक है, कंप्यूटर सिमुलेशंस, एल्गोरिदम एंड मैथमेटिकल मॉडल्स। ठीक है, उसके बाद है बायोजियोग्राफी, कि कौन सा जानदार दुनिया के किस हिस्से में पाया जाता है, दैट्स ऑल। उसके बाद है बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने देखा था कि हम बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज किस तरह से करते हैं और इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं। एनालाइज मतलब उसको जांच पड़ताल करना, ऑब्जर्व करना, स्टडी करना, और इंटरप्रेट करना मतलब उसको एक्सप्लेन करना, खोल कर रख देना, सारी इंफॉर्मेशन को पता करना। ठीक है, तो उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी क्या था? हम जानदार का इस्तेमाल करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी हो, मतलब इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। और लास्ट पर क्या था हमारे पास? बायो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं और देखते हैं कि कॉस्ट और प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, कोई भी अगर हम बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट देखते हैं उसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा और इससे हमें मुनाफा कितना मिलेगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशन किस तरह का था। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर बोरिंग ना हुआ हो। ठीक है, इसके अंदर जो है वो मैंने कुछ कटिंग की हैं, जितनी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है यहाँ पर आप उतनी कर सकते हो, पूरा पूरा पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात क्या है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी ब्रांच बायोलॉजी की किस ब्रांच के साथ मिलती है, तो क्या होता है, उसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इन 7 ब्रांचेस में से 7 कनेक्शंस में से, 7 रिलेशंस में से अपनी फेवरेट पिक करो कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। पर्सनली मुझे जो है वो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड लगती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आप एक पूरी चेन को बदल सकते हो। ऐसी बीमारियां जो कि अभी तक जिनका इलाज नहीं हो सका, जैसे कैंसर है, ठीक है, जैसे पोलियो है, या कुछ ऐसी बीमारियां जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, आप उन बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हो, आप उन बीमारियों का इलाज कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड बायोटेक्नोलॉजी है। आप मेरे से एग्री करो या नहीं करो, ठीक है, आपकी कोई और भी हो सकती है, इट डजेंट मैटर, हर एक अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। और इस पूरे लेक्चर को जो है आपने याद करके एक दफ़ा लाजमी लिख कर ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके लिए बहुत से इसके अंदर नए वर्ड्स शामिल हैं। और अपनी बुक के ऊपर जो है नोट्स बनाते जाएं, ताकि
जो भी मैंने बातें बताई अगर आपके जहन में कोई क्लिक कर गई है बात, एग्जाम्पल अच्छी लगी है, उसको लिख लें, मीनिंग्स को ऊपर लिख लें। यकीन करें जब आप रिवीजन करेंगे, दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तब ये सारा कुछ आपके जहन में रिफ्रेश हो जाएगा और आपको जो है वो रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।